तरफ शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक अकेली लड़की थी जो सुबह से यहां वहां भटक रही थी, मगर जिसे वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिली। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है? बस 2 वक्त की रोटी, इज्जत और अपनों का साथ। लेकिन इस 17 साला लड़की के पास ना रोटी थी ना सुकून। 4 साल पहले वालिदा के इंतकाल के बाद उसके पास सिर्फ उसके वालिद ही रह गए थे जो घर का सारा बोझ उठाए हुए थे। 1 हफ्ते पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद से वो लड़की नौकरी की तलाश में भटक रही थी। मैट्रिक पास होने के बावजूद इसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसका कोई और अपना भी नहीं था सिवाय अपने बीमार बाप के। थके कदमों से चलते हुए वो एक पार्क में पहुंची और बेंच पर बैठ गई। सामने एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश इसकी मां उसके पास होती तो वो यूं तन्हा ना भटक रही होती। तुमसे मोहब्बत है सनम। दूसरी तरफ सिकंदर अपने दफ्तर में गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसके केबिन में कोई दाखिल हुआ। सिकंदर का ध्यान काम में लगा हुआ था। सर! इसके पीए की आवाज सुनकर उसने नजरें उठाईं और सामने जामिन शाह को देखा। सिकंदर फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दीजिए आप यहां। सब खैरियत? वो भारी लहजे में बोला। जामिन शाह ने अपने पोते को देखा जो अपने नाम की तरह सिकंदर था। जब हमारा पोता हमसे मिलने ना आए तो हमें खुद ही आना पड़ेगा, दीजी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीजी, बस कुछ मसरूफ था इसलिए नहीं आ सका, सिकंदर ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। बेटा, ये सब मसरूफियात सिर्फ हवेली से दूर रहने के लिए हैं। जामिन शाह ने नजर उसके चेहरे पर रखी। जब आप जानते हैं तो फिर मुझे हवेली आने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहा। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। हवेली वालों को उनके शासाइन और गांव वालों को उनके सरदार की जरूरत है, जामिन शाह ने बेबसी से कहा। जरूरत मुझे भी थी आपकी इस नवासी की, मगर इसने भरी महफिल में हमें छोड़कर घर से भागना बेहतर समझा। सिकंदर की आवाज में दर्द था। मैं समझ सकता हूं बेटा, वो हमारे खानदान की बेटी है इसलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते, और तुम हमारी जान हो इसलिए हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे, लेकिन हवेली वाले चाहते हैं कि तुम इसे वापस लौटा। मैं हवेली आ जाऊंगा मगर इससे शादी नहीं, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, सिकंदर ने नम आंखों से कहा। सिकंदर शाह का दिल एक बार फिर किसी से लगाना नहीं चाहता था, मगर जामिन शाह की औलाद वाली बात ने इसे परेशान कर दिया था। वो अचानक कहां से लालकी लाए और फिर औलाद भी जो इसकी निशानी हो और खानदान की रवायत को आगे बढ़ाए। सर, आप परेशान लग रहे हैं, पीए साकिब ने कहा जब उसने सिकंदर को गहरी सोच में डूबा देखा। कुछ नहीं, बस दीजी की बातों के बारे में सोच रहा हूं कि लड़की कहां से लाऊं और फिर औलाद कैसे हो, सिकंदर ने परेशानी जाहिर की। इस पर साकिब मुस्करा कर बोला, सर आपको क्या फिक्र, कोई भी लड़की शादी और औलाद के लिए इनकार नहीं करेगी। आप सिकंदर शाह हैं जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं चाहता। सिकंदर का लहजा सर्द था, औरत के लिए नफरत वाज़े थी। तो फिर आप कोई ऐसी लड़की खरीद लें जो अनछुई हो, इससे निकाह कर लें और हवेली ले जाएं, साकिब ने डरते हुए मशवरा दिया। सिकंदर के चेहरे पर एक सोच उभरी। ख्याल अच्छा है, मगर ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? इसने बेचैनी से पूछा। सर, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो लड़कियां बेचते हैं, साकिब ने बताया, जिस पर सिकंदर ने इसे गौर से देखा। ठीक है, यही तरीका बेहतर है। राब्ता करो और जो लड़कियां मौजूद हों उन्हें फार्म हाउस पहुंचा दो, सिकंदर ने फैसला सुनाया। मोहब्बत एक नेमत है, जो इसे ठुकरा दे वो काफिर है। पार्क में बेंच पर बैठी लड़की को अचानक एक अजनबी औरत ने मुखातिब किया। क्या हुआ लड़की, तुम रुक क्यों रही हो? वो चौंक गई और सामने देखने लगी। कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना तुम रोती नहीं। बताओ क्या हुआ? औरत ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। पहले तो वो खामोश रही, फिर अचानक सब कुछ बता गई। सुनकर औरत के चेहरे पर भी दुख के आसार नुमायां हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसकी बात सुनकर लड़की मजीद रोने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, औरत ने इसका हाथ थामा। कैसी मदद? वो उलझ कर बोली। तुम्हें नौकरी चाहिए ताकि बाप के इलाज के लिए पैसे मिल सके, तो मैं अपनी एक दोस्त के पास भेज सकती हूं, लेकिन काम अच्छा नहीं है, औरत ने संजीदगी से कहा। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? लड़की ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता, औरत ने जवाब दिया।
क्या आप मुझे अपनी दोस्त के पास ले जाएंगी? वो उम्मीद से बोली। हाँ चुल्लू, औरत ने जवाब दिया। खौफ के बावजूद बाप की मोहब्बत ने इसे साथ चलने पर मजबूर कर दिया। इसे भी बेटी होने का फर्ज निभाना था। सिकंदर शाह को लड़कियों का इंतखाब करते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन कोई लड़की ऐसी ना मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। बस अब किसी लड़की को यहां मत लाना। जिन्हें देखना था देख लिया, उस सिकंदर ने गुस्से से कहा। लड़की ना मिलने की वजह से इसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। सर, एक जगह और है, वहां अगर कोई लड़की पसंद ना आए तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा, साकिब ने इसके सामने इल्तिजा की। क्या मुझे ऐसी जगह जाने की जरूरत है? सिकंदर ने गुस्से से जवाब दिया। सर, वो औरत बगैर किसी खरीदार को देखे लड़की नहीं देती। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। वो लड़की इस औरत के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां लड़कियां अजीब और गरीब लिबास में थीं। वो नजर नीची करके रह गई, दिल खौफ से भर गया। एक कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बेड पर बैठी एक औरत पर पड़ी। ये कौन है? बेड पर बैठी औरत ने पूछा। एक मजबूर लड़की है, औरत ने जवाब दिया। हाँ, मजबूर ही यहां तक पहुंचती हैं, बेड पर बैठी औरत ने सर्द मेहरी से कहा। उधर आओ, औरत ने लड़की को बुलाया। इसके सवाल पर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ? रोना बंद करो और बताओ, औरत ने इसे तसल्ली दी और लड़की ने अपनी कहानी सुना दी। यहां सबकी कहानियां ऐसी ही हैं, इसलिए परेशान ना हो, औरत ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मुझे काम चाहिए, और लड़की ने जवाब दिया। यहां का काम तुम नहीं कर सकोगी। कैसा काम? लड़की ने मासूमियत से पूछा। यह जिस्म बेचने का काम है, औरत ने कहा। इसकी बात सुनते ही लड़की खड़ी हो गई। मैं ये नहीं कर सकती, कुछ और काम दे दे। औरत ने नरमी से कहा। ठीक है, तुम दूसरे कामों में मदद कर सकती हो। लड़की ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया और अपने दिल की गहराइयों से इस औरत का शुक्रिया अदा किया। आइए साहिब, यहां बैठे, एक औरत ने सिकंदर को सोफे की तरफ इशारा किया। सिकंदर खामोशी से बैठ गया। लड़कियां दिखाओ, इसने अपने हाथ में बंधी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा। जी अभी आ रही हैं, औरत जवाब देकर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और उसके साथ कई लड़कियां थीं। ये रही सारी लड़कियां, आप अपनी पसंद की चुन ले, औरत ने नरमी से कहा। सिकंदर ने एक नजर लड़कियों पर डाली और फौरन खड़ा हो गया, जिस पर औरत हैरान रह गई। क्या कोई और लड़की नहीं? सिकंदर के पीए ने पूछा। एक और लड़की है, मगर वो नई है। इससे पहले कि औरत कुछ कहती, एक लड़की ने बोल दिया। सिकंदर ने अपने पीए को देखा, जो खुद कंधे उचक्का कर लाइलमी जाहिर कर रहा था। तो वो लड़की दिखाओ, उस साकिब ने औरत से कहा, जिसका चेहरा सफेद हो चुका था। नहीं, वो लड़की पहले ही किसी और ने खरीद ली है, औरत ने जवाब दिया। सिकंदर के माथे पर बिल पड़ गए। मैं इसे देखना चाहता हूं, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। इनकार सुनना इसकी आदत नहीं थी। ठीक है, मगर सिर्फ देखने के लिए, औरत ने हिचकिचाते हुए कहा और एक लड़की को इशारा किया। आपने बुलाया? एक नर्म सी आवाज आई और सबकी नजरें इस लड़की की तरफ हुईं। सिकंदर ने इसे एक नजर देखा और फौरन फैसला कर लिया। मुझे यही लड़की चाहिए, उस सिकंदर ने संजीदगी से कहा। यह मुमकिन नहीं, इसकी बोली लग चुकी है, औरत ने नफी में सर हिलाया। कीमत बताओ, कितनी चाहिए? सिकंदर ने गुस्से से कहा। बात पैसे की नहीं, जुबान की है, जो मैं किसी को दे चुकी हूं, औरत ने तहम्मुल से जवाब दिया। जैसे जुबान दी है, इसे कहो कि वो सिकंदर शाह से बात करे, वरना अपने दिन गिनना शुरू कर दे, सिकंदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और अपने कोट के बटन खोल कर गिन दिखाई। औरत ने नफी में सर हिलाया और 2 कदम पीछे हो गई। सिकंदर ने पुरसुकून अंदाज में अपने कोट के बटन बंद किए और लड़की का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। वो लड़की, जिसका दिल और दिमाग सवालों से भरा था, खामोशी से इसके साथ चलती गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिकंदर ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। काफी देर के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी। सिकंदर बाहर निकल गया, जबकि लड़की सनम खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। जब इसने देखा कि सब जा चुके हैं, वो परेशानी से गाड़ी से निकली और सिकंदर के पीछे हो ली, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। सिकंदर ने कदमों की आवाज सुनकर मुड़कर देखा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया कि गाड़ी से भी निकलना था, वरना मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए गाड़ी में ही घर बनवाना पड़ेगा, इसने तंजिया लहजे में कहा। सनम शर्मिंदा होकर सर झुका गई।
अंदर चुल्लू, सिकंदर ने कहा और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। सनम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके पीछे गई। घर की खूबसूरती को देखकर वो पलकें झपकाना भूल गई। बैठो, तुमसे बात करनी है, सिकंदर ने इसे सर्द लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर सनम होश में आई और सोफे पर बैठ गई। तुम्हें यहां लाने का मकसद तुम जानती हो? सिकंदर ने संजीदगी से कहा। जी जानती हूं, सनम ने जवाब दिया। तो कोशिश करना कि मुझे कोई शिकायत ना हो, क्योंकि जिससे मुझे एक बार भी शिकायत हो जाए वो सुकून से नहीं रह पाता, सिकंदर ने वार्निंग देते हुए कहा। जी ठीक है, सनम ने खौफ से कहा। सिकंदर ने इसकी आंखों में खौफ देखकर इत्मीनान की एक चमक महसूस की। चलो अब कमरे में जाओ, सिकंदर ने कहा। सनम खड़ी हुई मगर फौरन ना जा सकी। क्या अब भी नहीं आएंगे? सनम ने उलझन से पूछा। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे साथ कमरे में जाने की? सिकंदर ने इसे सर्द नजरों से देखा। आप मुझे लाए भी इसीलिए हैं ना? सनम ने झिझकते हुए कहा। इसकी आवाज रुंध गई थी। बिल्कुल, मगर बगैर किसी रिश्ते के छूकर कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसलिए निकाह के बाद तुम मेरे कमरे में आओगी, लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरे लिए वही खरीदी हुई लालकी रहोगी, सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा। जी मैं जाऊं? सनम ने इजाजत मांगी। हाँ, उस सिकंदर ने एक लफ्जी जवाब दिया और नजरें फेर ले। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि बिसाम वलीशा पुरसुकून अंदाज में चलते हुए अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। सब ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर अपने खाने में मसरूफ हो गए। बिसाम वलीशा, हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ थे? जामिन शाह ने संजीदा लहजे में पूछा। गांव के कुछ काम में मसरूफ था, बिसाम ने नजरें उठाते हुए जवाब दिया। ये शाह हवेली थी जहां जामिन शाह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा सफीर शाह, बेटी रईसा शाह और छोटा बेटा वली शाह। जामिन शाह ने संजीदगी से कहा, हम अब मजीद तुम्हारा देर से आना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फैसला किया है कि अगले महीने तुम्हारा निकाह वानिया से कर देंगे। बिसाम ने झटके से सर उठाया और पिल भर के लिए वानिया की तरफ देखा जिसका सर झुका हुआ था। लेकिन मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता, और वानिया से तो बिल्कुल भी नहीं, बिसाम ने सदमेहरी से जवाब दिया। निकाह ना करने की वजह? जामिन शाह ने गुस्से से पूछा। मैं अभी किसी जिम्मेदारी में नहीं फंसना चाहता, बिसाम ने तहम्मुल से जवाब दिया। ये जिम्मेदारी में फंसने की बात नहीं, हमारी पोती की जिम्मेदारी को दिल से निभाना है, जामिन शाह ने इसे घूरते हुए कहा। ठीक है, मैं निकाह के लिए राजी हूं, मगर रुखसती निकाह के फौरन बाद ही होगी, बिसाम ने संजीदगी से कहा। लेकिन वो अभी पढ़ रही है, आलिया, सफीर शाह ने परेशानी से कहा। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा, बिसाम ने नरमी से जवाब दिया और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाम से सिकंदर घर से बाहर था और अब लूटा तो सीधा डाइनिंग की तरफ गया। एक पल के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि शायद इस लड़की ने कुछ खाया हो या नहीं, मगर फिर इसने सोचा कि इससे इसे क्या फर्क पड़ता है। वो खुद सुकून से खाना खाने लगा। दूसरी तरफ सनम अपने कमरे में बैठी सिकंदर के बुलाने का इंतजार कर रही थी ताकि बाहर जाकर कुछ खा सके, मगर काफी देर तक कोई ना आया। निढाल होकर वो सोफे पर जाकर बैठ गई और नींद पड़ गई। सुबह की हल्की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो सनम ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सोफे पर सोने की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर आया। इसकी नजरें खाली बेड से होती हुई सनम पर जा टिकी, जो सर थामे बैठी थी और सिकंदर की मौजूदगी से अनजान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कदम उठाते हुए इसके सामने आ खड़ा हुआ। सनम ने सर उठाया तो सिकंदर सामने खड़ा था। सफेद रंगत डार्क बिल्लो आंखें, मगरूर नाक, हल्की शेव और पुरकशिश डिंपल, और वो बिल्कुल जाजिब नजर था। सनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। होश की दुनिया में लूटते ही सनम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर सर घूमने लगा और वो गिरने ही वाली थी कि सिकंदर ने इसे थाम लिया। अगले ही लम्हे इसने इसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे करीब किया। तुम्हें बुखार हो रहा है, सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से इसके माथे को छूते हुए संजीदगी से कहा। नहीं, हम ठीक हैं, सनम ने धीरे से जवाब दिया। अच्छी बात है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं, इसलिए आज तुम्हारा चेकअप होगा, सिकंदर ने इसे सरतापीर गहरी नजरों से देखते हुए कहा। चेकअप? क्यों? सनम ने परेशान होकर पूछा। अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो मुझे भी हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता, सिकंदर का लहजा बेलचक था। वो खुद से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इसे सनम के बारे में मुतमईन होना जरूरी था।
तैयार हो जाओ, कुछ देर में डॉक्टर आएंगे, सिकंदर ने कहा और खुद सोफे पर बैठ गया। सनम ने परेशानी से उंगलियां चटखानी शुरू की। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सनम ने झिझकते हुए कहा। सिकंदर उठा, वार्डरोब से नए कपड़े निकाले और सनम को दिए। ये पहन लो, फिर पुराने हो जाएंगे, इसने संजीदगी से कहा। सनम ने हैरत से इन नए कपड़ों को देखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। बिसाम अपने कमरे की तरफ तेजी से जा रहा था जब अचानक एक कमरे से रोने की आवाजें सुनकर उसके कदम रुक गए। अगले ही लम्हे वो दरवाजा धार से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वानिया थी जो इसकी अचानक आमद से डर कर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वानिया ने सर्द लहजे में पूछा। तुम्हारा मातम सुनने आया हूं। क्यों रो रही थी? बिसाम ने सपाट लहजे में पूछा। मुझे आपको बताना जरूरी नहीं लगता, वानिया ने सर झटकुते हुए तल्खी से जवाब दिया। कैसे जरूरी नहीं? बिसाम ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा। जब तक वजह नहीं बताओगी नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी इसलिए रो रही थी, वानिया ने संजीदगी से कहा। बिसाम हैरान रह गया। वजह? इसने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं अपनी दोस्त के भाई से शादी करना चाहती हूं, वानिया ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। इसकी बात सुनकर बिसाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कब से ये सब चल रहा है? इसने एक ही जस्त में इसकी गर्दन दबोच ली। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, वानिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जिस पर बिसाम मजीद गुस्से में आ गया और इसे बेड पर धक्का दिया। आज से 15 दिन बाद तुम मेरे निकाह में आ जाओगी और तब तुम सिर्फ मेरी जवाबदेह होगी, बिसाम ने गुस्से में उसके कान के करीब कहा। वानिया खौफ से कांप रही थी जबकि बिसाम उसके हर नक्श को याद कर रहा था। सनम जब वॉशरूम से निकलकर आई तो सिकंदर की नजरें इस पर जिमी थीं। इसका भीगा हुआ हसन देखकर सिकंदर पुलकें झपकाना भूल गया। वो नीले रंग के सूट में गीले बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। आओ नाश्ता कर लो, सिकंदर आहिस्तगी से चलता हुआ उसके पास आया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। चलीं, सनम ने धीरे से कहा। सिकंदर ने सर हिलाया और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। खाना शुरू करो, सिकंदर ने कहा जब इसने सनम को सर झुकाए बैठे देखा। मैं ये नहीं खाती, उस सनम ने प्लेट में रखे ऑमलेट को देखकर मनमनाते हुए कहा। यहां नखरे नहीं चलेंगे, खाओ इसे, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। सनम खामोशी से खाना शुरू कर दी मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो नाखुश थी। नाश्ता करके सिकंदर ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, रूम में चली जाओ, ये कहकर वो बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बज रहा था मगर सनम वॉशरूम में थी उल्टी की वजह से। इसे अंडे से एलर्जी थी और नाश्ता करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जब वो बाहर आई तो सामने सिकंदर खड़ा था, इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। क्या तुम दरवाजा नहीं खोल सकती थी? सिकंदर ने सख्ती से पूछा। वॉशरूम में थी, उस सनम ने धीरे से जवाब दिया। बैठो, डॉक्टर को बुलाता हूं, सिकंदर ने कहा और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर 3-4 डॉक्टरों के हमरा अंदर आया। सिर्फ 30 मिनट हैं तुम्हारे पास, वो सख्त लहजे में कहकर बाहर निकल गया। डॉक्टर्स ने सनम का चेकअप किया और जब बाहर निकले तो सिकंदर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। उन्हें शायद एग से एलर्जी है, इसलिए एहतियात कीजिएगा, उन डॉक्टर ने बताया। सिकंदर ने सर हिलाया और कमरे में चला गया ताकि सनम की हालत देख सके। खाने के बाद कमरे में आते ही रईसा बेगम ने मोमिल को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी बिसाम और बाबा जानी की बात में बोलने की? बात ही ऐसी थी। जब वो मान नहीं रहे थे तो जबरदस्ती क्यों? मोमिल ने तल्खी से जवाब दिया। इसे हवेली के उसूल पसंद नहीं थे। मोमिल हद में रहू, ये हमारा घर नहीं है, रईसा बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर मोमिल अपना कलच लेकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर के लिए वासिफ के साथ जा रही हूं, जल्दी आ जाऊंगी, मोमिल ने तल्ख लहजे में जवाब दिया और बाहर चली गई। तुम्हें अंडे से एलर्जी है तो सुबह बताया क्यों नहीं? सिकंदर ने सवालिया लहजे में इससे पूछा, जैसे इसे अचानक ये बात याद आ गई हो। बताया था, मगर आपने कहा कि यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, इसलिए चुप हो गई, उस सनम ने आंखों में शिकायत लिए नाराज सी बच्ची की तरह जवाब दिया। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें साफ बताना चाहिए था, सिकंदर ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए सख्ती से कहा। सॉरी, उस सनम कहती हुई फिर से रोने लगी। अजीब जिंदगी थी मेरी, कभी अपनी मजबूरी, कभी दूसरों का मोहताज होना, हमेशा दूसरों की बातें सुनना। इसके लहजे में दुख था। सिकंदर उसके आंसुओं को देखते हुए शलसा हो गया।
कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर सिकंदर ने इसके आंसू को गाल से नीचे गर्दन की तरफ बहते हुए देखा। वो आगे बढ़ा और अपने दाएं हाथ की उंगली के पूर से इस आंसू को चुन लिया, इसे मजीद नीचे बहने से रोक दिया। सनम घबराकर पीछे हटने लगी और उसका हाथ रोक लिया। सिकंदर ने नीली आंखों से इसके चेहरे को देखा जो शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। वो मजीद करीब हुआ और उसकी गर्दन पर बहते आंसू को अपने लबों से चूम लिया। सनम ने बौखलाकर उसका पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया, जबकि सिकंदर खुद को बेकाबू होता महसूस करने लगा। मेरा तुम्हें छूने का इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे हसन के नशे में कुछ समझ नहीं सका, सिकंदर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा और पीछे हिट गया। सनम ने सर झुकाया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर सिकंदर फौरन मुतवज्जे हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात के 3 बजे का वक्त था जब जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज ने इसकी नींद उड़ा दी। कुछ देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज आई। इसे यकीन था दरवाजा आज भी मालिक मकान ने ही खोला होगा। अब तो इसे इस चीज की आदत हो गई थी। रोज रात देर तक मालिक मकान अपने बेटे के इंतजार में बैठा रहता और जब वो घर आता तो मामूल के मुताबिक इसे 2-4 सुनाता, जिसके जवाब में इसका बेटा भी नशा में धत कुछ अव्वल फूल कहता और फिर ये तमाशा खत्म हो जाता। इसे ना तो मालिक मकान से और ना उसके बेटे से दिलचस्पी थी, मगर इसे अपनी नींद में खलल होने पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन मजबूरी के बाइस वो कुछ कह नहीं सकती थी। इसने घर से कदम अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए निकाले थे, मगर अभी तक वो कोई ढंग की जॉब भी तलाश नहीं कर पाई थी। पिछले माह का किराया भी इसने अदा नहीं किया था। इसने पास लेटी सदिया को देखा जो मजे से नींद की वादियों में खोई हुई थी। रोज का खाना सदिया अपने पैसों से ही ला रही थी और बगैर कुछ कहे वो इसके लिए खुद प्लेट में निकाल लाती, और जब तक वो ना खाती तो सदिया भी गुस्से से खाना रखाती। फिर मजबूरन इसे खाना पड़ता, हकीकतन इसे बहुत शर्मिंदगी होती। रोज रोज इसे यूं सदिया का खाना लाना पर अच्छा नहीं लगता था। सदिया से इसकी मुलाकात तब हुई थी जब इसे शहर आए 2 माह हुए थे और वो अपने रहने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर रही थी। इन्हीं दिनों इसने अखबार में इस मकान का इश्तिहार देखा जो कि इसकी काम की जगह के बहुत करीब था। मकान ढूंढने में इसे ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वो जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सदिया मालिक मकान को एडवांस दे रही थी। शायद उसके आने से पहले वो दोनों बात कर चुके थे। अस्सलाम अलैकुम, इसने फिर भी आखिरी उम्मीद के तहत बात का आगाज किया। वालेकुम अस्सलाम, मालिक मकान ने अजनबी नजरों से देखते जवाब दिया। वो मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, इसीलिए के घर लिए आई हूं। इसने मालिकान मकान की सवालिया नजरों को दुखते बात मुकम्मल की। ओ अच्छा अच्छा, आओ बैठो। मालिक मकान के इशारे पर वो सदिया के साथ बैठ गए। मालिक मकान उठकर बाहर गया तो इसने एक नजर सदिया पर डाली। मामूली सूरत की हामिल गंदुमी रंगत की इससे चंद साल ही बड़ी लग रही थी। सदिया चौंक के मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी, इसलिए इसका यूं देखना महसूस नहीं किया। मालिक मकान पानी लेके आ तो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। बेटा तुमने आने में देर कर दी, मैं मकान तो इस बच्ची को किराए पर दे चुका हूं, मालिक मकान ने कहा। अंकल मुझे इस मकान की बहुत जरूरत थी, मैं बहुत दूर से आई हूं। क्या यहाँ कोई और मकान नहीं इस पड़ोस में, इसने मायूसी से पूछा। मालिक मकान के जवाब से इसका दिल में जो उम्मीद थी एकदम खत्म हो गई। मुझे मुआफ करना बेटा, तुम्हें इतनी दूर सफर करना पड़ा, मगर मकान में दे चुका हूं और तो यहाँ कोई मकान किराए के लिए खाली नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है, मालिक मकान माजरात खाहाना लहजे से बोला। वो नाउमीदी से फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कोई बात नहीं कहकर चली गई। वो अभी गिल्ली के मोड़ तक पहुंची ही थी जब इसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। इसने मुड़ के देखा तो वो सदिया थी। एक खुशबूदार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसने पास आकर तारुफ के तौर पर हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम सदिया है। जोया, इसने हाथ थामते हुए अपना नाम बताया। असल में सोच रही थी कि तुम्हें भी कमरा की जरूरत है और मुझे भी, तो क्यों ना हम दोनों रूम शेयर कर लें, आधा किराया तुम दे देना आधा में। सदिया ने सवालिया नजरों से इसे देखते तजवीज पेश की।
इसे सदिया की ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसने चंद लम्हे जान के सोचने के लिए लगाए और फिर रजामंदी जाहिर की। सदिया ने मालिक मकान से बात की। ये इसकी सदिया से पहली मुलाकात थी। सुबह इसकी आंख अलार्म के शोर से खोली। इसने अलार्म बंद किया और पास लेटी सदिया को आवाज दी। सदिया की नींद बहुत पकी थी, इसलिए सुबह जगाने का काम उसके जिम्मे था। यार उठ जाओ, फिर तुम्हारा केलोस बास तुम्हारी तनख्वाह काट लेगा, उठो जल्दी करो। वो सदिया को आवाज देकर किचन में चली आई। इसने फर्ज खोला तो सिर्फ 2 अंडे और 2 सालन पड़े थे। ये फर्ज मालिक मकान की बीवी ने उन्हें दिया था। माना कि ये बहुत पुराना और छोटा था, मगर उनके लिए काफी था। रात की पड़ी रोटी को इसने हल्का घी लगाया और इसे पराठे की शक्ल दे दी। आमलेट बनाने के बाद इसने चाय चढ़ाई तो ऊपर से मालिक मकान का बेटा उतरता नजर आया। इसने कभी इसको गौर से नहीं देखा था। न जाने क्यों इसे इससे एक खौफ सा महसूस होता था। शायद उसकी हरकतों के सबब वो लाशूरी तौर पर खौफ महसूस करती थी। मेरे बास ने कहा है इस महीने वो सैलरी में इजाफी करेंगे, चाय पीते हुए सदिया ने बताया। सदिया मैंने कल न्यूज़पेपर में ऐड देखा, एक आया की जरूरत है किसी बुजुर्ग औरत को संभालने के लिए, तो तुम आया की नौकरी करोगी। सदिया ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले काट दी। यार क्या फर्क पड़ता है, वहां लिखा था सैलरी अच्छी मिलेंगी, फिर मुझे अम्मा को पैसे भी भेजने हैं। इसने मजबूरी वाजे की। तो बहुत और जॉब्स भी तो है जोया। हाँ मगर उन्हें सैलरी अच्छी नहीं। तुम तो जानती हो मेरी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम इतना क्यों सोच रही हो, मिल जाएगी जॉब, फिक्र मत करो। सदिया ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। सदिया के जाने के बाद इसने बर्तन समेटे और कमरे की सफाई करने के बाद अपना वो सूट निकाला जो इसने खास मौकों पर जाने के लिए रखा था। वो कल शाम को ही फोन करके घर का मुकम्मल एड्रेस ले चुकी थी। मौसम ने एकदम ही अपना मिजाज बदला। इसने घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। परेशानी से इसने उधर उधर नजर दौड़ाई, मगर किसी गाड़ी के आने का कोई इम्कान नहीं लग रहा था। बादल की गुड़गड़ाहट ने जोर पकड़ा तो ममनू में हल्की बूंदाबांदी तेज बारिश में तब्दील होगी। मजबूरना अब इसे वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अखबार में मुलाकात का वक्त 9 से 10 तक का था और जब तक ये बारिश रुकती ये गाड़ी मलती वक्त निकल जाना था। इसने पैदल ही घर की राली घर पहुंचकर इसने लिबास तब्दील किया। डांसेस आज पर बहुत बढ़ गई थी। इसने अपने लिए एक चाय की प्याली बनाई। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही थी। कुछ ऑनलाइन काम से वो चंद पैसे कमा तो रही थी, मगर वो भी कभी काम मिलता तो ही वो कुछ कमा लेती। ऑनलाइन काम का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऊपर से अजलान की आवाजें नीचे तक आ रही थी। अजान मालिक मकान का पोता था। इसने कभी भी अजलान के मुंह से इसके पाप ये माँ का जिक्र नहीं सुना। वो खामोश तब बच्चा था। हर शाम जब वो पढ़ने आता तो खामोशी से एक जगह बैठे रहता। शायद माँ की कमी और बाप की शफकत से महरूम बच्चे पर एतमाद नहीं होते। अजलान भागकर नीचे आया तो इसकी सोचों का इर्तिकाज टूटा। वो अजलान को देखकर हैरान रह गई जो उसके पीछे सहमा सा छुपा हुआ था। अजलान के गाल लाल हो रहे थे। 5 साल के इस बच्चे को देखकर इसे तरस आया। अजलान क्या हुआ बेटा, आप तो क्यों रो रहे हो? इसने अजलान के उनसे पूछे। बताओ बेटा क्या हुआ? तो नहीं मेरी जान क्या हुआ, इसने इसे गाली से लगाया। अजलान को अंदर कमरे में बिठाकर वो ऊपर आई तो घर में अंदर से टीवी की आवाज बाहर तक आ रही थी। एकदम ही गुस्से का उबाल उसके अंदर उठा। वो सीधा उसके सर पर जा पहुंची। शर्म नहीं आती आपको? बच्चे पर हाथ उठाते हुए। जरा हया नहीं है आप में? वो गुस्से से पुकारती बोली। सामने यह शख्स की माथे की रगें तन गई। इसका ये लहजा इसे पसंद नहीं आया तो वो भी उठ खड़ा हुआ। वो मेरी औलाद है, मैं इसके साथ जो भी करो। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? सख्त लहजे के साथ वो मुखातिब हुआ। औलादा? वो तंजिया लहजे से हंसी। वो आपकी औलाद हो या ना हो, बच्चे को इस तरह मारने का हक आपको नहीं है। और आपको क्या पता औलाद क्या होती है? आपे तो एक अच्छी औलाद होने का मतलब जानते नहीं होंगे। अब जैसी औलाद से तो उसके अपने माँ बाप भी खुश नहीं। इसने नफरत से सामने खड़े शख्स को देखा। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? सामने खड़े शख्स ने इसे बाजू से दबोचा तो खौफ उसके सारे जिस्म में सरायत कर गया।
आइंदा मेरे सामने बकवास मत करना और अपने काम से काम रखा करो। अजलान मेरा बेटा है और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी औलाद के साथ कैसा रवैया रखना है, कैसा नहीं। जोया ने दर्द बाजू के अंदर तक महसूस किया। इस शख्स की आंखों में भी बेरुखी थी। उसके छोड़ने पर उसने बाजू सहलाए। वो वापस जाने को पलटी तो दरवाजे पर पड़ोस की औरतों को देखकर शशदर रह गई, जो इसे मशकूक नजरों से देख रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? उन चंद औरतों में से एक ने पीछे खड़े शख्स को देखते पूछा। वो मैं अजलान की वजह से आई थी, इसने घबराते जवाब दिया। न जाने क्यों इसका दिल यकदम तेजी से धड़कने लगा, जिसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। पीछे खड़ा शख्स ने एक बेजार सी नजर उन औरतों पर डाली और बाहर चला गया। शायद इसे उन सब से दिलचस्पी नहीं थी। अजलान तो नीचे है। एक और सवाल आया तो वो खामोश हो गई और साकित नजरों से इसने सामने खड़ी तमाम औरतों को देखा, जो मिनटों में इसकी बात सुने बगैर अंदाजा लगा चुकी थी कि वो यहां क्यों आई थी। शाम तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि वो और मालिक मकान महमूद कुरैशी का बेटा हमाद के साथ अकेले पकड़ी गई। सिर्फ सदिया थी और महमूद कुरैशी, और उनकी बीवी को इसकी बात का यकीन था। वो पूरे मोहल्ले वालों की जुबान पर एक ही बात थी। इसे आज अपनी माँ की बात याद आ रही थी। जब वो शहर आ रही थी तो उनकी हर बात में ये बात शामिल थी, जो वो इसे समझाते हुए बोलती थी। बेटियों की इज्जत शीशे से भी ज्यादा नाजुक होती है, जो एक बार टूट जाए तो इसका जुड़ना बहुत मुश्किल है। वो शख्स जिसकी वजह से इस पर यह इल्जाम लगा था, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से शक और भी गहरा हो रहा था। सबका यही मानना था कि शायद वो इस वजह के सबब घर वापस नहीं आया। हमाद आज पूरे 2 दिन बाद घर वापस आलिफ था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो सीधा अंदर चला आया। सामने लॉज में महमूद कुरैशी बैठे थे। इसने एक उचटती नजर उन पर डाली और कमरे की तरफ जाने को कदम बढ़ाए। रुको, महमूद कुरैशी की आवाज ने इसे रोक लिया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने इसे बैठने का इशारा किया। 2 दिन से कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। उनके लहजे में सख्ती दर आई। काम से लाहौर गया था। इसने जान छुड़ाने के वास्ते झूठ गढ़ा। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वो जानते थे इसका रद्द अमल किया होगा, मगर इसे बताना तो था। मेरा रिश्ता? किससे? आप जानते हैं ने मुझे शादी नहीं करनी। वो उनकी बात पर भड़क उठा। जानता हूं, मगर ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। उन्होंने इसके बाद होने वाले की तमाशे की पूरी कहानी बयान की। तो मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? मुझे नहीं करनी शादी। गुस्से से इसका माथा गर्म हो गया। महमूद कुरैशी ने बेबसी से इसे देखा। इसके जाने के बाद जो कहानी बन चुकी थी, इसको उन्होंने यही कहकर रोका था कि जोया उनकी होने वाली बहू है और 1 हफ्ते में उनकी शादी है। उनकी इस बात से मोहल्ले वालों का मुंह तो बंद हो गया, मगर सबसे मुश्किल मरहला हमाद को राजी करने का ही था। मैं अपनी जुबान दे चुका हूं इस लड़की की मां को। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो बाप की इज्जत रख लो, या फिर बाप का सर झुका दो। फैसला तुम्हारा है। वो बेबसी से गोया हुए। हमाद ने पाप की मक्खी नजरें देखी तो मजीद कुछ कहने के लिए मुंह से आते अल्फाज खत्म हो गए। दोनों बाप बेटा अपनी अपनी जगह मजबूर थे। महमूद कुरैशी ने जब इसकी मां से रिश्ते की बात की तो डर गई थी, कहीं उसकी मां को असल हकीकत का इल्म ना हो जाए। शायद इसी सबब महमूद कुरैशी ने शादी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया। वो नहीं जानती थी कि कैसे उन्होंने इसकी मां को मनाया। इसे तो बस इतना याद था कि उन्होंने इसके सामने अपने बेटे का रिश्ता रखा। मैं जानता हूं बेटा, तुम बेकसूर हो, मगर हमारा ये मानशर्रा औरत को जीने नहीं देता। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे के नाम के साथ इज्जत से पुकारी जाओ, ना कि बुरे अल्फाज से। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर इस वक्त इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैंने ये फैसला बहुत सोच कर किया है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो इसके पर हाथ रख कर चले गए। शायद जिंदगी उन्हीं चीजों का, उन्हीं हालात और वाकयात का नाम है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसने भी हालात के सामने सर झुका दिया और फैसला का इख्तियार अपनी मां पर छोड़ दिया। शादी की तकरीब खत्म हो चुकी थी। वो अभी तक छत पर बैठा था। जिंदगी के इस मोड़ के बारे में इसने सोचा भी नहीं था।
शायद ये सब इसकी किस्मत का हिस्सा था। वो लड़की जो इसकी जिंदगी में इसकी शरीक हयात बन चुकी थी, क्या वो इस रिश्ता को निभा पाएगा? न जाने कितने सवाल उसके ज़हन में अटक गए थे। इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। जोया ने आखिरी निगाह घड़ी पर डाली। इस वक्त 2:30 हो रहे थे। इसे यकीन था कि वो नहीं आएगा, मगर न जाने क्यों इसके दिल में झूठी उम्मीदों ने बसेरा किया हुआ था। वो जानती थी कि उनकी शादी नॉर्मल नहीं है। जिन हालात और वाकयात में इसकी शादी हुई है, शायद कोई ख्वाहिश रखना बेकार था। इसने बेबसी से बेड के सरहाने टेक लगाकर आंखें मूंदी। उनसों के कतरे लड़ी की सूरत में बह रहे थे। इसकी जिंदगी की नई शुरुआत ऐसे होनी थी, इसके वहमों गुमान में भी नहीं था। इसकी माँ के आखिरी अल्फाज इसके जहन में घूम रहे थे। मैं जानती हूँ तो इस शादी से खुश नहीं है, मगर औरत के किरदार पर एक दफ़ा कोई दाग लग जाए तो इसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। मगर मुझे खुशी इस बात की है तो इज्जत से अपने घर की होगी है। सब्र से काम लेना बेटा, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है बेटा। इसे गुजारते बाज़ औकात इंसान टूटता है, बिखरता है, मगर याद रखना बेटा, हिम्मत मत हारना। जिंदगी का काम इम्तिहान लेना होता है, पास होने की कोशिश करना हमारा काम है। वो काफी देर तक इसे समझाती रही। शायद वो इसे हौसला दे रही थी। शायद इसकी जिंदगी का ये एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका था और इसमें इसे कोशिश करनी थी। इसने आखिरी निगाह घड़ी पर डाली तो 4 बज चुके थे। इसने आंखें मूंद ली। वो गहरी नींद सोना चाहत थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों से दूर थी। दर्द की शिद्दत से इसका सर भारी हो रहा था, मगर फिर भी इसने सोने के लिए आंखें मूंद ली। सुबह जब उसकी आंख खोली तो आधा दिन चढ़ चुका था। रात को देर तक जागने के सबब इस आंख देर से खोली। इसने जल्दी से लिबास तब्दील किया। रात की सारी बातें जहन में घूम रही थी। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद उसके कॉलेज की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा था। इसके ब्राउन बाल इसके माथे तक आ रहे थे। इसने कभी इसे मुस्कुराते देखा ही नहीं था, वरना इसके गाल में पड़ते डिंपल की वजह से वो बहुत मासूम नजर आ रहा था। शायद ये इसकी बहुत पुरानी तस्वीर होगी, इसने दिल में सोचा। वो कमरे से बाहर आई तो मिसेस महमूद अजलान को खाना खुला रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुराई। आओ बेटा, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर सादगी भरी मुस्कुराहट सजाए उन्होंने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अजलान जाओ, आपको दादो बुला रहे थी। इसके सामने बात करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इसे मंजर से हटाना चाहा। तुम बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो अजान के जाने के बाद किचन में चली आई। मैं जानती हूँ बेटा, इस शादी में ना तुम्हारी रजामंदी थी और ना हमाद की, मगर शायद किस्मत में तुम दोनों का एक होना लिखा है, इसलिए अब इस रिश्ते को निभाना तुम दोनों का काम है। नाश्ते के दौरान वो इसके वीरान चेहरे को देखते हुए बोली। जहां नवीली दुल्हन की तरह कोई खुशी नहीं थी। हमाद का मिजाज सख्त है, मगर वो पहले ऐसे नहीं था। ये तो बस अजलान की माँ के जाने के बाद मेरा बेटा बदल गया। उनकी आंखों में नमी। ये रिश्ता नहीं, ये तो एक मजबूरी थी। इसे दिल ही दिल में सोचा। इसे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, अगर दिल दुखी था तो सिर्फ इस बात से कि इसका ना तो कोई ख्वाब पूरा हो सका और ना कोई ख्वाहिश। नाश्ते के बाद से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सब शादी की मुबारकबाद देने और कुछ दुल्हन को देखने के वास्ते आए थे। हमाद को इसने कल निकाह के बाद से अब तक नहीं देखा था। वो मेहमानों के बीच से उठकर किचन में चली आई। इसे मिसेस महमूद का अकेले काम करना अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए उन्हें मेहमानों के पास भेज दिया और खुद मेहमानों के लिए चाय तैयार करने लगी। शाम का वक्त था जब वो कमरे में आया। एक उचटती निगाह इस पर डाली और अलमारी से लैपटॉप निकाल के सोफे पर बैठ गया। इसने गौर से इसका जायजा लिया। बमुश्किल वो पिच का लगता था। इस वक्त वो खिली सी ब्लैक शर्ट में मलबूस था। इसकी आंखें छोटी छोटी सी थी, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इसकी आंखों का रंग क्या होगा। ना जाने वो लैपटॉप पर क्या काम कर रहा था, एक बार भी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। इसे ये खामोशी सजा लग रही थी। काश के सदिया होती तो इसके पास चली जाती, मगर सदिया ने इसके रिश्ता पक्का होने के बाद ही ये घर छोड़ दिया था। कुछ कहना है तुम्हें? हमाद की आवाज से इसकी सोचों का इर्तिकाज टूटा। कहने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो तल्ख लहजे से गोया हुई। शायद इसे ये बावर कराना मकसूद था कि वो कसूरवार था। अगर वो उन 2 दिनों में लूट आता, उसके किरदार की गोद दे देता, तो शायद इसका हालात मुख्तलिफ होती।
हमाद ने पहली बार शादी के बाद इसे गौर से देखा। उसके हाथों पर मेहंदी कितनी प्यारी लग रही थी। इसके हाथों पर नजर पड़ी तो एकदम ही दिल में ख्याल कूदा। हमाद ने लैपटॉप बंद किया और अलमारी में रखा। 2-3 शर्टें निकाली और बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो स्त्री के साथ अंदर दाखिल हुआ। बज़ाहिर वो मोबाइल पर मुतवज्जे थी, मगर उसके हर अमल को वो देख रही थी। उसके कपड़े प्रेस करने से लग रहा था कि शायद वो पहली बार कपड़े प्रेस कर रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो सामने मिसेज महमूद खड़ी थी। बेटे पर नजर पड़ी तो चेहरे पर संजीदगी दर आई। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हटो। उन्होंने शर्ट इसके हाथ से ले ली। मैं नहीं कर रहा था, ये प्रेस कर रही थी। मैं तो बस चेक कर रहा था कि स्त्री काम क्यों नहीं कर रही। इसने बड़ी आसानी से झूठ खड़ दिया। जोया ने हैरत से इसी देखा। मिसेज महमूद ने शर्ट वापस रख दी। मुझे लगा शायद ये कर रहा था। वो इसे दुखते हुए बोली, काम खत्म करके जल्दी आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूं। उन्होंने कहा और वापस चली गए।